नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चे 2025 में 12th हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी वीवीआई प्रश्नों का सीरीज हम लगातार आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। और जैसा कि पिछले दिन आपको अर्धनारीश्वर चैप्टर से 10 क्वेश्चन कराए थे और आज जो है इसमें लगभग 15 प्रश्न देखेंगे। थंबनेल में आपको 10 टॉप 10 वाला लगा होगा, लेकिन 15 क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो बिना समय बर्बाद किए हुए आज के आपके सामने पहला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। ठीक है, किस विधा से संबंधित है अर्धनारीश्वर? क्या ये निबंध है या फिर कहानी है या फिर एकांकी है या फिर आपके व्यंग है? फटाफट से आप लोग बताएंगे कि अर्धनारीश्वर किससे संबंधित है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करे, तब तक हम आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक लिखते हैं। ठीक है, ट्रिक का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है कि उसने रोज तिरछी नजरों से देखा। याद रखेंगे क्या आपको बोलने हैं? तो बोलने हैं कि उसने, एक मिनट, उसने रोज तिरछी, ठीक है, तिरछी नजरों से देखी और बात आधा एगो ऐसे बोलना है। बात आधा एगो सादा नीरा और प्रेम की। ठीक है, आप इसको गा करके भी बोल सकते हो। ठीक है, कि उसने रोज तिरछी नजरों से देखी और नजरों से देखी तब आधा एगो सादा नीरा प्रेम की, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले लाइन यहां देखेंगे, उसने रोज तिरछी नजरों। तो इसमें आपका 2-3 बातें कि एक तो उसने कहा था, आप लोग पढ़े हैं, रोज आप चैप्टर पढ़े हैं, न भी पढ़े हो तो जान ले। तिरछी वाला आपको पढ़ना है, तिरिच। ठीक है, तो ये जो 3 आप देख रहे हैं, उसने कहा था, रोज और तिरिच, ये तीनों के तीनों कहानी है। और सेकंड जो नीचे के लाइन हमने लिखे हैं, उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, लड़की है, आप लड़की हो तो बोलना कि देखा और लड़का हो तो बोलना कि देखी, तब तुम इंटरेस्ट आएगा ना। ठीक है, तो उसने रोज तिरछी नजरों, इसमें उसने कहा था कहानी हो जाएगा, रोज कहानी हो जाएगा, तिरछी कहानी हो जाएगा। और बात आधा एगो सादा नीरा प्रेम की, मतलब बातचीत आप पढ़े होंगे। इसके अलावा आप एक पत्र और लेख पढ़े होंगे। तो ये हो गया सदा, मतलब ओ सदा नीरा की बात चल रही है। ठीक है, ओ सदा नीरा पढ़े होंगे। इसके अलावा आप प्रेम और गीत। ठीक है, तो ये सब जो आप देख रहे हो ये आपके क्या है? तो निबंध है। ठीक है, बातचीत जो है बालकृष्ण जी का निबंध है और एक पत्र लेख निबंध है और ये आपका ओ सदा नीरा भी आपके क्या है? निबंध है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा और बात आधा एगो यहाँ पे छूट गया। आपको बोल रहे हैं बात आधा एगो सादा नीरा प्रेम की। तो आधा का मतलब आप याद रखेंगे, आधा का मतलब अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो ये आपका एक छूट रहा था, तो ये अर्धनारीश्वर क्या हो जाएंगे आपके? तो निबंध हो जाएंगे। ठीक है, तो ए उत्तर सही है। पहले प्रश्न में थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लगा, बाकी प्रश्नों में आपका ज्यादा जवाब ज्यादा जो है वो समय ना लेते हुए फटाफट से आज के सीरीज को हम लोग करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, काफी हल्के चैप्टर आपको करा रहे हैं, तो एक जवाब तो आपका बनता है कि आप बताएंगे किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर दिनकर जी ने, या फिर उदय प्रकाश ने? ये तो कमेंट करके सबको बताने हैं कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। ठीक है, बाकी के सारे सवाल का उत्तर हम देंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रश्न है आपके सामने 13 नंबर प्रश्न बताने हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। फटाफट से आपको बताएंगे, बताने हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती, जैसा कि आप जानते हो। अब ये बताने कि कैसा रूप है भाई, यथार्थ रूप है, कल्पित रूप है, आदर्श रूप है या फिर वास्तविक रूप है। तो सब जानते हो कि अर्धनारीश्वर जो आपके चैप्टर है उसमें आधा शंकर का पिक्चर है और पार्वती
50-50 का पिक्चर है, आधा आधा, ठीक है। यानी पुरुष और स्त्री को कहीं ना कहीं समान बताया गया है इस चैप्टर में। तो ये एक कल्पित रूप है, आप सब जानते हो कि कल्पना की गई है, ठीक है। तो बी उत्तर यहाँ पे एकदम सही है। यदि बी चुने हैं तो 1 नंबर और आपके खाते में चला गया। अगले प्रश्न है 1 नंबर का, बताने हैं प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? आकर्षक हो जाती है या साहसी हो जाती है, कोमल हो जाती है या फिर राक्षसी हो जाती है? भाई तो आप सब जानते हो कि प्रेमचंद एक रोमांटिक टाइप के कवि हैं और इनका क्या नाम है कि यदि नारी जो है वो पुरुष का गुण धारण कर लेती है तो वो क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगले प्रश्न की बात कर लेंगे, फटाफट से आपको एकदम क्वेश्चन करा देंगे बिना समय देर किए हुए। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी नहीं है या फिर रश्मिरथी नहीं है या फिर जूठन नहीं है या फिर कुरुक्षेत्र? तो फटाफट से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी के नहीं है। तो उर्वशी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, कुरुक्षेत्र भी हो जाएंगे, लेकिन जूठन नहीं। बताइए कि जूठन किसकी रचना है, फटाफट से बताएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन, लेकिन दिनकर जी के ये रचना नहीं होंगे। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। अगला प्यारा सा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप या फिर पर परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा या फिर रसातल यात्रा? तो सही उत्तर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके बी उत्तर। यदि आप चूज किए हैं तो 1 नंबर और आपके झोली और आपके खाते में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? फटाफट से आप लोग आंसर देंगे कि दिनकर जी को कौन सी कृति यानी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ है? क्या अर्धनारीश्वर पर, उर्वशी पे, हुंकार पे या फिर कुरुक्षेत्र पे? फटाफट से बताएंगे। तो इनको जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है आपका उर्वशी पे। तो बी उत्तर एकदम आपके राइट है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। अगला सवाल होने वाला है आपके सामने कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? नील कुसुम है या कुरुक्षेत्र है या फिर द्वंद्व गीत है या फिर रश्मिरथी है? फटाफट से बताएंगे। तो ये सही हो जाएंगे कि युद्ध और शांति की बात कर ले तो युद्ध कहाँ हुआ? युद्ध महाभारत में आप लोग पढ़े थे, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। तो आप याद रखेंगे युद्ध से कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो बी उत्तर एकदम यहाँ पे एकदम राइट है। और अगले 19 नंबर सवाल तो हम जान रहे हैं कि सब लोग बता दीजिएगा, फटाफट से बताएंगे। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो आप सब जानते हो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी का है और इसमें कल्पना की गई है आधा शिव और आधा पार्वती के, शिव और पार्वती, ठीक है। तो ये उत्तर जो चूज किए 1 नंबर और आपके खाते में चले गए। अगले सवाल आपके सामने है, गांधारी थी। गांधारी कौन है भाई? महाभारत पढ़े हो तो जानते हो। चलिए, दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या फिर बलराम की माँ? तो सब जानते हो कि गांधारी जो है वो दुर्योधन की माँ है। कौरवों में सबसे एकदम बलवान श्रेष्ठ जिसका नाम दुर्योधन है, और दुर्योधन की माँ कौन है? तो भाई गांधारी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। रोमांटिक कवि जी आ गए, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र क्या है? गीतकार है, कथाकार है, फिल्मकार है, संगीतकार। तो यदि आप इन चारों प्रश्नों में से यदि बी उत्तर चूज किए हैं तो लो भाई 1 नंबर और आपके झोली में चला गया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हम बताए थे कि आज आपके 25 तक जाके आपको खत्म करा देंगे इस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगा यदि आप पिछले वाला भी वीडियो देखे हैं तो। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, 22 दिसंबर 1912 को या फिर 28 सितंबर 1911 को, 25 सितंबर 1913 को? दिनकर जी के जन्म की बात कर लेंगे तो ये हुआ था आपका 1908 को। 1908 को ये महान पुरुष की फांसी हो गई थी। क्या आप बता सकते हैं कि वो आदमी कौन थे? ठीक है, इशारे के लिए बता रहे कि आज लास्ट में उनका टाइटल में बोस लगता है। अब कौन है भाई? सुभाष चंद्र बोस ना मारिएगा, ठीक है। चलिए बाकी बताएंगे। इनका जन्म 1908 में हुआ था। 1907 में बात कर ले तो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस गरम और नरम दल 2 गुटों में बट गई थी। 1907 में खुदीराम बोस की जो है वो फांसी पड़ गई थी, ठीक है, 1908 में, और 1908 के सितंबर में ही
23 सितंबर में दिनकर साहब का जन्म होता है। ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। और जब हमारे यहाँ 1974 में छात्र आंदोलन चलता है, उसी साल जो है इनकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। तो अगला सवाल है कि दिनकर किस युग के कवि है। लो भाई, आ ही गया प्रश्न, अब ये कौन नहीं बना पाएगा, अभी जस्ट देखे। तो दिनकर छायावादी युग के कवि है। बता दे 1850 से लेकर के 1900 की बात कर लेंगे, भारतेंदु युग के नाम से जाने जाते हैं। 1900 के बाद जो है वो आपके 1920 के आसपास जो है वो द्विवेदी युग, और उसके बाद जो है छायावादी युग आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी ये सब टाइम पीरियड का भी ध्यान आप लोग रखा करिए, ताकि जो भी आपके वो है क्या है राइटर्स है, ठीक है, तो उनसे आप बना लीजिए। जैसे बालकृष्ण भट्ट में आप पढ़ते हो 18 साल के चाचर को, तो 1844 में उनका जन्म हुआ बालकृष्ण भट्ट के। तो ये जन्म हुआ, उसके बाद आगे कुछ बड़े होंगे तो कविता लिखेंगे, रचनाएं। तो 1850 से अभी आपको बताएं कि 1850 से बात कर ले 1900 ईस्वी तक, तो वो भारतेंदु युग में आ जाएंगे। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। बताइए संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। ठीक है, गुलाम दास के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति की 4 अध्याय की बात कर ले, रामधारी सिंह दिनकर के है। और यदि आप पढ़े थे पाठ तो आपको जानकारी होगा कि इसी के लिए जो है इनको पुरस्कार भी मिलता है। अब वो कौन से पुरस्कार मिलता है रामधारी सिंह दिनकर को, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, यदि नहीं याद है तो नोट से देखिए, ताकि एक बार कम से कम रिपीट तो हो जाए इसी बहाने। बताइए कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। शुद्ध कविता की खोज, या फिर पुनर्नवा, या फिर स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए उत्तर, शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, तो आप कमेंट करके अब बताएंगे कि आज के सेशन में कितने प्रश्न आपको सही हो गए। तो टोटल आपको आज 10 क्वेश्चन का भले ही टाइटल था, लेकिन 15 क्वेश्चन आपको कराए, और ये आपके जो है अर्धनारीश्वर वाली चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे आपको टॉप 10 में मस्ट एकदम जहां तहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और बीच बीच में आपको चैप्टर वाइज भी कराते रहेंगे। ठीक है, बाकी जिनको नोट्स और पीडीएफ चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, म्यूजिक, किसी भी चैप्टर का आर्ट्स में या फिर हिंदी का, तो वो मेरे व्हाट्सएप या कॉल से संपर्क कर सकते हैं 8825376551। ठीक है, ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।